हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। क्लास 12 CBSE केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन, और वहाँ से जो NCERT की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.34 फ्रॉम योर NCERT एक्सरसाइज चैप्टर सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये पुरानी बातें हैं, मैं बता देता हूँ। क्या है कि मैंने इसमें कोई सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है। अब वाटर के अंदर जैसे ही मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा, दो तीन काम होने वाले हैं। क्या क्या काम होगा भाई? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से, ये थ्योरी वाली क्लास में बताया गया है, वेपर जो इसका वेपर प्रेशर है वो तुरंत क्या होगा? कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। तो मैंने वाटर में क्या डाला? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तीन इवेंट होते हैं, फिलहाल आप ध्यान रखिए कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घटेगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से यदि बात, देखो दो बातें हो सकती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की आपको देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है या बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन हुआ है, जितनी कमी आई है, उसे अपन क्या कहेंगे? डेल्टा TF। सपोज कि पहले फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री, अब बाद में कितना हो गया? 0 केल्विन था, या मैं लिख देता हूँ, सॉरी, 273.15 केल्विन था। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद ये डिक्रीज होकर कितना रह गया? 271.15 रह गया। तो कितना डिक्रीज हुआ? 273 से डिक्रीज हो गया 271 पे आ गया। तो डेल्टा TF कितना कहलाएगा? 2 केल्विन। ठीक है। तो ये हो गया, मेरी इसकी बात हो गई। तो यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी आपको निकालना क्या है? डेल्टा TF निकालना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हुआ, कितना कम हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। कब? आगे बढ़ते हैं कंडीशन। When 10 ग्राम ऑफ CH2, ये CH3 होना चाहिए, CH3, CH2, CHCl, ये IUPAC आपने पढ़ रखा होगा, तो आप किसे कह सकते हो? 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। मुझे यहाँ नाम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फॉर्मूला दे रखा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं इसके बेस पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ। मेरे लिए यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है। मैंने 10 ग्राम आपको नाम नहीं पता हो, टेंशन मत लेना, ये क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है, 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है, जो कि एक सॉल्यूट है। मैंने 10 ग्राम 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड को डाल दिया। किस में डाला? पानी में। कितना पानी था मेरे पास? वाटर 250 ग्राम। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 250 ग्राम वाटर था, जिसमें मैंने 10 ग्राम 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड डाल दिया है। अब ये काम करेगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का काम करेगा, तो इसे डालते ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी कमी आ रही है, वही क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही आपको निकालना है। तो बहुत आसान सा सवाल लग रहा है भाई, चलो देखते हैं, कर लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट को मास को हम लोग किससे दिखाते हैं? WB। सॉल्वेंट के लिए हम लेटर A यूज करेंगे। WA लिख रहा हूँ तो ये सॉल्वेंट का मास है, WB लिख रहा हूँ तो ये सॉल्यूट का मास है। ठीक है। MA लिख रहा हूँ तो ये मोलर मास किसका है? सॉल्वेंट का। और MB लिख रहा हूँ तो मोलर मास किसका है? सॉल्यूट का। ठीक है। ये थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ लोग शायद पहली बार वीडियो देख रहे हो। चलिए, तो WB मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा था भाई? 10 ग्राम। कोई इशू नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए? कितने में घोला गया? 250 ग्राम सॉल्वेंट में, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट WA कितना है बेटा? 250 ग्राम। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। ठीक है। अब आगे क्या है? सॉल्यूट का मुझे मास तो पता है, क्या सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है? हाँ, निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M फॉर मोलर मास, B लिख रहा हूँ तो किसका हो गया? सॉल्यूट का। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला गिवन है, क्या गिवन है देखिए आप लोग, CH3 CH2 CH Cl COOH। कैसे ऐड करेंगे आप लोग? कार्बन 1 2 3 4 टाइम्स कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 4 टाइम्स है तो इंटू 4 कर दिया मैंने। हाइड्रोजन देख पा रहा हूँ 3 2 5 6 7 टाइम्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 7 टाइम्स है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या है भाई? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है,
2 टाइम्स ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन देख लेते हैं, एक ही बार है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ठीक है। आप सबको ऐड कर लेंगे और इन्हें ऐड करिएगा आप लोग, तो ये आपका 122.5 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने मोलर मास निकाल लिया यहाँ से। अभी भी कुछ अजीब सा मुझे फील नहीं हो रहा है, कोई ऐसी अजीब फीलिंग नहीं आ रही है, सब कुछ आसान लग रहा है। क्या क्वेश्चन क्या होता है भाई, पहले अब इसे तो मैं डिलीट कर ही देता हूँ, समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ अगर दे रखा है तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, के एफ की वैल्यू पता होना चाहिए। अरे मजा आ गया, क्वेश्चन में दे रखा है के एफ की वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ मुझे निकालना है, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एम मोलैलिटी, मोलैलिटी में निकाल सकता हूं। तो पहले मैं मोलैलिटी निकाल लूं, चलिए। मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बार बार लिखा करिए आप लोग, लिखने से याद हो जाएगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ किसका आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा कैसे, किसके मोल्स निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। तो मुझे यहाँ सॉल्यूट का मास भी पता है और सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 10 अपॉन कितना है 122.5। तो ये सॉल्यूट के मोल्स निकालने के लिए मैंने सॉल्यूट का मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो सॉल्यूट का मास रखा, मोलर मास निकाल रखा, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल आए। अपॉन में मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन किलोग्राम में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है मेरे पास कितना है 250 ग्राम है, लेकिन मुझे चाहिए किलोग्राम में, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। सॉल्व करने के लिए बाहर बाहर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1000 इंटू 10,000 टू के डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए 10,000 अपॉन में 122.5 इंटू 250 हो गया भाई, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। 250 4 जा 1000 होता है, तो ये 40 हो गया, 40 अपॉन कितना आ गया 122.5। कैलकुलेशन में मैं भाई मोबाइल से कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर बोरिंग लगेगी आपको, तो 1 मिनट ले रहा हूँ आपका मैं। हाँ कैलकुलेटर ये रहा मेरा पास, हाँ ठीक है। तो मुझे 40 को डिवाइड करना है, 40 को डिवाइड करना है, ये तो मैंने कैसे कर दिया है, किससे 122.5 से, डिवाइड बाई 122.5 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 0.3265। तो ये मेरी मोलैलिटी इसकी, तो मोलैलिटी मैं निकाल चुका हूँ। मोलैलिटी निकाल के लगा कि अरे मज़ा आ गया, काम हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है TF, ठीक है। क्या TF निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, KF गिवन है, और क्या चाहिए मोलैलिटी, मैंने निकाल ली, तो मज़ा आ गया। लेकिन रुको ज़रा, जैसे ही आप आगे पढ़ोगे कि KF की वैल्यू के साथ साथ आपको KA की वैल्यू भी दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, KA की। KF की वैल्यू का तो मैं एज इट इज़ यूज कर लूँगा, ठीक है। वैल्यूज आपको गिवन है, लिख लेता हूँ यहाँ पे। KA की वैल्यू गिवन है 1.4 इंटू 10⁻³ और KF की वैल्यू गिवन है 1. ये वैल्यू सॉल्वेंट की होती है, K केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो KF तो यूज कर लिया, K क्यों दे रखा है, सब काम मेरा सॉल्व हो गया यार, अच्छा खासा काम चल रहा है, ये K आखिर क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बवाल है। बवाल नहीं है, बस ये है कि कभी कभी होता क्या है कि मैं, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या किया, कोई सॉल्यूट डाला, जब सॉल्यूट मैंने डाला तो सॉल्यूट के पार्टिकल छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए। सपोज 3-3 के ग्रुप में आ गए, 3-3 के ग्रुप में आ गए, तो छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। ये केस कहलाता है एसोसिएशन। मतलब मुझे तो पता है कि मैंने 3 पार्टिकल डाले हुए हैं, लेकिन वहां पर 3 पार्टिकल कन्वर्ट हो गए एक पार्टिकल में, और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब इसकी वैल्यू पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोले तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या करें भाई, कंसीडर करना पड़ेगा। क्या हो गया, एसोसिएशन। क्या सर हमेशा एसोसिएशन होता है, नहीं ऐसा नहीं है।
कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने इसमें एक पार्टिकल डाला और इसमें जाने के बाद वो आयोनाइज होकर 2 में टूट गया। जैसे NaCl अगर आपने 1 मॉलिक्यूल डाला तो वो आयोनाइज हो जाएगा Na+ में, Cl- में। एक से कितने बन गए? 2। तो आपने एक डाला था, कितने बन गए? 2। आपने 2 डाले तो 4 बन गए, 4 डाले तो 4 डालेंगे तो 8 बन जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए, एक से ज़्यादा पार्टिकल बन रहे हैं। ये केस क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन। मतलब एक पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, एसोसिएशन। एक पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, डिसोसिएशन। चाहे मामला एसोसिएशन का हो चाहे डिसोसिएशन का हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो रहे हैं, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो क्या करें भाई? भैया इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सर कैसे करें? गलत हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं हुआ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसिडर करने के लिए एक फैक्टर दिया गया है, वान टॉफ फैक्टर, जिसे आई कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग एक बॉन्ड टफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर दे रखा है कि ए दे रखा है। ए मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन यानी क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है। जैसे ये NaCl डाला, आयोनाइज हुआ Na+ Cl- में, एक से कितने बन गए? 2। तो आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये डिसोसिएशन वाला केस है, मतलब हम पार्टिकल डालेंगे 2, लेकिन 2 से टूट के कितने बन जाएंगे? 4। तो डिसोसिएशन अगर हो रहा है, क्यों हो रहा है डिसोसिएशन भाई? क्योंकि यहाँ पे कह रखा है, क्या कह रखा है कि एक ही वैल्यू दे रखी है। तो आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला हमारा वही था, ΔTF = KF × M। केवल क्या और लगाना पड़ेगा आपको? आई का इंतजाम और करना पड़ेगा। आई बोले तो वांट ऑफ फैक्टर, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि डिसोसिएशन कितना हुआ है, एसोसिएशन कितना हुआ है, जिससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी किसकी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तब आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो सब कुछ सेम है, घबराना नहीं। थोड़ा लंबा हो गया, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे तो बता देता हूँ मैं भाई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एसिड है, देखो COS लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आयोनाइजेशन हमेशा यहाँ से होता है, COO- और H+। इस तरह आयोनाइज होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके पीछे क्या, हाथी घोड़ा वॉटेवर जो कुछ भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आयोनाइजेशन यहीं से होता है। तो मुझे जो उन्होंने फार्मूला दे रखा था 2-chlorobutyric एसिड, आपको याद हो ना हो टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे टिप टाप के लिख लेते हैं हम लोग। क्या है भाई? CH3 CH2 CH, ये Cl नीचे जोड़ लो, यहाँ पे लिख लो COOH। ध्यान सिर्फ ये रहना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। हमारा काम तो पहले ही हो गया था, हम ये सारा काम कर रहे हैं आई की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी आयोनाइज यहाँ से होगा, इस पे चार्ज माइनस, इस पे प्लस, पीछे जो लिखा है वैसा ही लिख देते हैं। CH3 नकल देख कर रहा हूँ, टिप्पा टापी चल रही है, COO- और H+, आयोनाइजेशन इसका हो गया। अब इसकी कंसंट्रेशन, मोलरिटी कहिए, कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही है, इसकी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन रही होगी, मैं मान लेता हूँ C है। अब मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली का मतलब अभी आयोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आयोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है आपने 11th में। तो आयोनाइजेशन जब ये टूटेगा तब बनेंगे ना ये। इनिशियली का मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और जब स्टार्ट नहीं हुई है तो ये तो बनेंगे ही नहीं। तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। तो मैंने माना कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी C थी, लेकिन इन दोनों की 0 थी, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, या इसे इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि इसमें से सपोज मैं मान लेता हूं कि इसका कुछ परसेंट आयोनाइज हो गया, α% आयोनाइज हो गया, तो C का α% मतलब C α। तो इसमें से C मेरे पास था और C α इसमें से टूटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ, अब C था, C α खर्च हो गया, तो कितना बचा? C - C α। अब इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? C - C α। ये कितना बनेगा भाई? ये बनेगा C α। ये कितना बनेगा? C α। सर हमेशा बनेगा क्या? नहीं यार, यहाँ पे अगर 2 लिखा होता ना, यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं 2C α कर देता, यहाँ पे 3 होता मैं 3C α कर देता, यहाँ पे 5 होता मैं 5 कर देता। चूँकि 1 है तो मैंने 1 ही लिखा है। ठीक है, अब सर ये
वो तो सब ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहे हो, किया क्यों? मुझे निकालनी थी भाई वैल्यू आई की, तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन हो गया उसके बाद पार्टिकल्स कितने हैं उन सबको काउंट करिए, और उसके अपॉन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है, स्पेलिंग कोई गड़बड़ हो जाए तो चेक कर लेना भाई, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई क्या है, किसका रेशियो है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, देखो बिफोर डिसोसिएशन तो केवल कितने थे? सी। आफ्टर डिसोसिएशन ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, सारे रहने वाले हैं। तो मैं आफ्टर डिसोसिएशन मैंने क्या लिखूं? सी माइनस सी अल्फा ये है, प्लस बताइए सी अल्फा ये है, प्लस बताइए सी अल्फा ये है। तो ये सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन केवल क्या था मेरे पास? सी था भाई। सॉल्व कर लें, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये सी माइनस सी अल्फा माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचा? सी प्लस सी अल्फा। तो सी प्लस सी अल्फा में से आप समझ पा रहे हो क्या मैं इसमें से सी कॉमन ले सकता हूँ? सी प्लस सी अल्फा में से अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा भाई? 1 प्लस अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा? इन दोनों में से मैंने सी कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस अल्फा, अपॉन में क्या है? सी से सी खत्म, निकल आया आई। भाई मजा आ गया। आई की वैल्यू मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई, क्या मिल गई? 1 प्लस अल्फा। मेरा काम हो गया, हो गया। किसकी वैल्यू चाहिए थी? आई की, हो गया काम। डेल्टा टी एफ मुझे निकालना है, आई की वैल्यू मुझे मिल गई, के एफ गिवन है, एम मोलरिटी में पहले ही निकाल चुका हूं, हो गया काम, ठीक है। रख देंगे वैल्यू, आ जाएगा आंसर। यार हो तो गया लेकिन आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगेन वी गॉट अ अननोन टर्म अल्फा, फिर से हमें यार एक अल्फा मिल गया जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो भैया इसीलिए आपको किसकी वैल्यू दे रखी थी? के की वैल्यू दे रखी थी कि के की हेल्प से आप क्या निकालेंगे सर? अल्फा। के की वैल्यू इसीलिए गिवन थी। देखो ये माइंड मैप तो आपको करना पड़ेगा, माइंड मैप अपने दिमाग में करिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपको तरीका बताया कि फॉर्मूला लग रहा था, प्रॉब्लम आई की आ गई, तो मैंने आई निकाला। जब आई निकाल के देखा तो प्रॉब्लम अल्फा की आ गई, अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकाल के यहाँ रखेंगे, आई आ जाएगा, और आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये भी पता है, ये भी पता है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम अल्फा निकालने के लिए थोड़ी सी कोशिश एक बार फिर से हो जाए। अगेन अल्फा निकालने के लिए फिर से कोशिश कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? फिर से वही इक्वेशन है, क्या है भाई? CH3 CH2 CHCl, और दिख रहा होगा, आई होप, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया? CHCl, और ये क्या आ गया? COOH। इसका आयोनाइजेशन हुआ, क्या बना बेटा? CH3 CH2 CHCl COO बना और प्लस H प्लस बना। पहले वाली वही कहानी हम कर रहे हैं जो पहले करते थे। क्या करेंगे भाई? इनिशियली जो पहले किया था, स्टार्टिंग में इसके मोल्स कितने थे हमारे? C, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, आयोनाइजेशन नहीं हुआ। अब मैं गया एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आयोनाइज हो गया। मैंने मान लिया कि अल्फा आयोनाइज हो गया, तो सी का सी अल्फा कितना हुआ? सी अल्फा। तो इसमें से खर्चा सी मेरे पास था और इसमें से सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो कितना बचा? सी था, ये खर्च हो गया, तो कितना बचा? सी माइनस सी अल्फा। ये कितना बनेगा? सी अल्फा। ये कितना बनेगा? सी अल्फा। यहाँ 2 होता तो मैं 2 कर देता, 3 होता 3 कर देता, कुछ नहीं है तो ये लिख दिया मैंने। अब जो के ए निकालते हैं हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऊपर कंसंट्रेशन किसकी लिखी जाती है? प्रोडक्ट की। इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन ऊपर लिखी जाएगी प्रोडक्ट्स की, नीचे लिखी जाएगी रिएक्टेंट की। कौन सी वाली? इक्विलिब्रियम वाली। तो मैं देखूँ चलो लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ जाएगी। आप लोग कहीं पूछो ना सर ने ये क्या कर दिया। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन, ये तो प्रोडक्ट हैं दोनों, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक ही है मेरे पास, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये लगा दिया।
तो के ए की वैल्यू मुझे गिवन थी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये रही के ए की वैल्यू, मैंने यहाँ चिपका दी। इसकी देखो भाई ये क्या हालत है इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, सी अल्फा। इसकी कितनी है, इसकी भी सी अल्फा। इसकी कितनी है, सी माइनस सी अल्फा। इसे थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन हो चुका है। ये हो चुका है सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। इसमें से सी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। सी से सी कट गया तो ऊपर बचा क्या, सी अल्फा स्क्वायर। और सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। एसिड कैसा है मेरा, बीक एसिड है ये, क्योंकि इतनी लंबी चेन देख रहे हो आप लोग, इसने एसिड को बीक बना दिया। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बीक होता है, तो बीक एसिड है। इसका मतलब इसका जो आयोनाइजेशन हुआ है ना, आयोनाइजेशन की वैल्यू कितनी मानी आपने, अल्फा। आयोनाइजेशन वैसे ही बहुत कम हुआ होगा। अब आयोनाइजेशन बहुत कम हुआ है तो बन के कंपैरिजन में, वैसे तो अल्फा की वैल्यू है, लेकिन बन के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर वेरी वीक एसिड या डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 माइनस अल्फा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, बन के। इसे मैं बन लगा दूं, तो अगर मैं इसे बन लगा देता हूं, इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पे मिलने वाला इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन सी। तो अल्फा इक्वल टू हो गया रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन। क्या होती है, अरे जो शुरू में मोलालिटी निकाली थी आपने, मोलालिटी क्या है, वो कंसंट्रेशन तो ये मोलालिटी भी कंसंट्रेशन होती है, मोलरिटी भी कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म हमारा मोलालिटी है, ये निकाली थी 3265। तो इसकी वैल्यू मैं लगा देता हूँ 0.3265। तो इससे आप सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -3 है तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 इसे डेसिमल को अगर हम हटा दें यहाँ पे तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, ये बचा 14। ऊपर बचेगा कितना, केवल 14 बचेगा। 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो जाएंगे भाई। ये 10 की पावर +4 हो गई, ये -3 है तो केवल 10 बचा। 10 को इन -3 से 3 पावर कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया अपॉन 3265 है। तो अब मैं क्या करूँ, 14 को डिवाइड कर लेता हूँ। किससे डिवाइड कर लूँ भाई, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 14 डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। किससे डिवाइड करना है, 3265 से। तो ये जो आंसर आ रहा है यार, ये तो बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे होगा 0.00428। ठीक है, 7 ले लेते हैं, चलो यार 4 डिजिट ले लेते हैं, ये आ गया। अभी इसका रूट लेना बाकी है। अब रूट लेना तो यार मैं नहीं सिखा रहा आपको, है मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। रूट मैं गूगल से कर ले रहा हूँ, कैलकुलेटर में शायद नहीं आएगा, तो आपको रूट भी बता दिया जाएगा, वरना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। और जितना इजीली हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 0.004287। हाँ ठीक है, 0.004287। इसका जो रूट हम निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 0.0654। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। स्क्वायर रूट इसका निकाला, सही होगा। ये 0.00 है, 2 टाइम 0 4287, ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम अल्फ़ा की बात क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम क्या कमी रह गई थी, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू इस पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इसे इक्वेशन 1 मान सकते हो आप चाहो तो। पुटिंग द वैल्यू टू इक्वेशन 1, इसमें रखूंगा i इक्वल टू क्या था, 1 प्लस अल्फ़ा था। 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0654 आ चुकी है, तो i की वैल्यू आ गई 1.0654।
आई की वैल्यू पता चल गई आपको। अब हमारा काम हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा टी एफ आपसे पूछा गया था, क्या है हमारा आई इंटू के एफ इंटू एम। आई की वैल्यू ये रही 1.0654, के एफ की वैल्यू निकाल चुके थे पहले ही 1.86, ठीक है। एम की वैल्यू निकाल चुके थे 0.3265, 0.3265, और इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन और आपका आंसर आ चुका है। वही लंबा क्वेश्चन था, जल्दबाजी में समझा देते तो आपको समझ में शायद नहीं आता। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं हमसे, हम जो है सॉल्यूशन अगेन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं केवल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 1 पॉइंट, आप लोग भी कर सकते हो 0654, गलत हो जाती है मुझसे कभी कभी, 0654 इंटू 1.86 इंटू 0.3265, तो ये मेरा आ गया 0.647 केल्विन, यानी ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई है। ओके, यही आपसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।